नमस्कार, मैं हूं अमित पाले। सुबह के 9 बजने जा रहे हैं। बड़ी खबरों के साथ हाजिर हैं हम। नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी और अगले 1 घंटे में हम आपको दिखाएंगे हर वो बड़ी खबर जिस पर दिन भर रहेगी आपकी नजर। अब बात मध्य प्रदेश के धार की करते हैं, यहाँ के भोजशाला मंदिर की, जहां कल के हाईकोर्ट के फैसले के बाद आज से पूजा शुरू हो गई है। धार के भोजशाला में मां सरस्वती मंदिर में सुबह से ही श्रद्धालु पहुंचने लगे, वो पूजा कर रहे हैं। इंदौर हाईकोर्ट ने कल ही धार स्थित भोजशाला पर बड़ा फैसला सुनाते हुए परिसर को मंदिर करार दिया था। जस्टिस विजय कुमार शुक्ला, जस्टिस आलोक अवस्थी की बेंच ने उस आदेश को रद्द कर दिया जिसमें मुसलमानों को भोजशाला परिसर में नमाज की इजाजत दी गई थी। अब हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने भोजशाला परिसर में मां सरस्वती के प्राचीन मंदिर इसे माना है और इसके साथ ही अदालत ने हिंदू पक्ष के दावे को स्वीकार किया है। कोर्ट ने कहा है कि इस इमारत का धार्मिक स्वरूप एक मंदिर का है और मुसलमान मस्जिद के लिए किसी दूसरी जगह जमीन के लिए अर्जी दे सकते हैं। भोजशाला में पूजा शुरू होने पर अब जो एक संशय था वो भी दूर हो सकता है। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी भोजशाला मुक्ति यज्ञ के संयोजक गोपाल शर्मा ने खुशी जताई और कहा कि ये दशकों तक कई लोगों की कुर्बानी के बाद दिन हमें देखने को मिला है। भी आते थे तो भोजशाला जब टिकट लेते थे तो फिर लिखा होता था कमाल मौलाना मास्क। ये चुपन होती थी कि हमारे मंदिर के आगे मस्जिद लिखा हुआ है और हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं। लेकिन कल के निर्णय के बाद जब लगा कि वह नासुर जो कलंक इस माँ के मंदिर पर लगा था वह पूर्ण तरह धुल चुका है। अब भोजशाला माँ सरस्वती कंठाभरण के रूप में जाना जाएगा। तो मैं उसी रूप में देखता हूँ कि अब हिंदू समाज से आह्वान करता हूँ आपके माध्यम से कि जिस प्रकार हम मंगलवार के दिन हमें 8 अप्रैल 2003 को अधिकार मिला था, कल का जो अधिकार मिला है कि प्रतिदिन हम माँ के मंदिर में आके दर्शन कर सकें। जैसे हम अन्य मंदिर देवी जी धारेश्वर हनुमान मंदिर जाते हैं वैसे इस मंदिर में भी आकर के हम माँ को माथा टिकाएं ताकि माँ का आने का रास्ता जो थोड़ा बहुत बचा है वो भी पूर्ण हो। इसको मंदिर मानकर हम यहाँ पर आने का प्रयत्न करें। और ये स्थान के लिए लड़ाई नहीं थी, यह हिंदू संस्कृति सनातन संस्कृति की विजय हुई है। 720 साल से जो हिंदू समाज यहाँ अपने आप को अपमानित महसूस कर रहा था उसने हर तरह का त्याग किया यहाँ पर। लेकिन कल जो कोर्ट का निर्णय आया है वह निश्चित ही हिंदू समाज की इस पूर्ण लड़ाई में एक अल्प विराम है, क्योंकि जब तक भोजशाला के गौरव की पुनर्स्थापना नहीं हुई थी, माँ आके स्थापना नहीं हुई थी, राजा भोज के काल में जो इस परिसर का स्वरूप था, जब तक वो स्वरूप प्राप्त नहीं हो जाता धार का हिंदू समाज इसके लिए सतत प्रयत्नशील रहेगा। मैं इस अवसर पर 1952 में जिन लोगों ने हमारे वरिष्ठ जनों ने 1935 से 38 में जिन लोगों ने यहाँ लाठियाँ चलाकर नमाज का विरोध किया था, 52 में उन वरिष्ठ जनों का जिन्होंने हमें राजा भोज के विचार को बीज हमारे बीच में रोपा था। तो भी आप यहां पर सुन रहे थे भोजशाला मुक्ति यज्ञ के गोपाल शर्मा को, जिन्होंने कहा कि ये लड़ाई मंदिर या मस्जिद की नहीं, ये भारतीय संस्कृति सनातनी परंपरा की थी जिसमें उन्हें जीत हासिल हुई है। और भोजशाला में जब आईएसआई की ओर से यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की ओर से जब सर्वे हुआ तो कई ऐसे तथ्य मिले, कई ऐसे प्रमाण मिले जो ये बताता था कि ये जो जगह है दरअसल मंदिर है। यहाँ पर कई स्तंभ मिले हैं, कई भगवान की मूर्तियां मिली हैं, कई ऐसी आकृतियां मिली हैं जो ये इस बात के सबूत देते हैं, गवाही देते हैं कि ये मंदिर हुआ करता था। और आखिरकार जब इसको लेकर साक्ष्य, इसके जो सबूत सौंपे गए कोर्ट के सामने और कोर्ट ने उसके बाद फैसला दिया कि ये मंदिर है ना कि मस्जिद है। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि जो सनातनी समाज है उसके अंदर ये खुशी की लहर दौड़ पड़ी है।
अब ये दो तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। एक तस्वीर में आप देख रहे हैं कि पूजा अर्चना कोर्ट के फैसले के बाद शुरू हो चुकी है, तो वहीं दूसरी तस्वीर उस वक्त की जब कल कोर्ट की तरफ से फैसला आया जिसमें कोर्ट ने कहा कि ये मां सरस्वती का मंदिर है, कोई मस्जिद नहीं। उसके बाद हिंदू समाज से जुड़े लोगों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर रंग लगाकर इस फैसले का स्वागत किया। बोधशाला के मां सरस्वती मंदिर से सीधे जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी अनुराग अमिताभ, आइए उनसे बात करते हैं। अनुराग, सबसे पहले तो ये बताइए कि क्या वहां पर पूजा अर्चना का दौर शुरू हो चुका है? कौन कौन पूजा करने के लिए पहुंच रहा है? क्योंकि हाईकोर्ट का जब कल फैसला आया उसके बाद से हिंदू पक्ष के चेहरे खिल उठे। तस्वीरें में सबसे पहले अगर आपको यहां पर दिखाऊं, यही वो जगह है जिसे अब मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने अपने फैसले के जरिए ये अब साबित कर दिया है कि मां वाग्देवी यानी सरस्वती जो मां थी वो यही विराजती थी, जो 1875 में लॉर्ड किनकेट के द्वारा इंग्लैंड ले जाई गई, यही वो मूर्ति स्थापित की गई थी। और अब यहां पर आपको पूजा के ये निशान दिखाई दे रहे हैं, फूल मालाएं दिखाई दे रही हैं। ये दरअसल उन उत्साहित और अश्रुपूरित अगर हम कहें, ये तमाम जो लोग जो इस पूरी लंबी संघर्ष यात्रा में इसे वाग्देवी का मंदिर साबित करने में लगे रहे हैं। तस्वीरें हैं जैन साहब की, आंसुओं से भरे हुए हैं, जब से लगातार भावुक पल रहा है इनके लिए, जिस तरीके से जीत मिली है। और अभी यही तमाम प्रमाण बताते हुए नजर आए जैन साहब। ये बोधशाला मंदिर समिति के संरक्षक हैं और तस्वीरों में अगर मैं आपको यहां पर दिखाऊंगा तो यहां वाग्देवी विराजती थी। और तमाम जो ऐसे साक्ष्य हैं जिन वैज्ञानिक जांच और साक्ष्यों के दम पर ये साबित किया है, जिन्हें माना है अयोध्या फैसले को ध्यान में रखते हुए ये एएसआई की वैज्ञानिक सर्वे, उनकी फाइंडिंग्स, उनके साक्ष्य के आधार पर ये तय किया है इंदौर जो हाईकोर्ट है कि ये मंदिर है। हम खुद अब बात कर लेंगे जैन साहब से कि ऐसे कौन कौन से साक्ष्य है। सबसे पहले तो आपने कमल दल बताया जो अमूमन मस्जिदों में नहीं होता। कमल दल जी जी, ये तस्वीर है किसी मस्जिद में, मंदिर है। और हाईकोर्ट ने भी माना कि मस्जिद में मीनार होती है, यहाँ मीनार नहीं है, यहाँ गुम्बज है, मंदिर है। यहाँ ऊपर जो बना हुआ पूरा मंदिर का ही हिस्सा बना हुआ है। जी जी, मैं आपको तस्वीरों में बहुत जल्द दिखाने की कोशिश करूंगा। एएसआई की रिपोर्ट जो इंडिया टीवी के पास मौजूद है, यहाँ पर 104 ये जगह जगह जो आपको खंभे दिखाई दे रहे हैं और सब में जो स्थापत्य जो कला है वो साफ तौर पर परमार कालीन है। यहाँ पर पहले ईंटों की मट्टी की दीवार बनाई गई थी, उसके बाद ईंटों की बेसाल्ट करके जो है 10वीं शताब्दी में इस्तेमाल किया गया था, 1034 में बनाया गया था। ये खंभे देखिए, इनकी जो डिजाइन से साफ तौर पर इनको एएसआई ने माना है ये परमार कालीन है। अगर आप देखेंगे हर खंभों पर इस तरीके की मूर्ति चिन्हित है। एएसआई ने साफ तौर पर अपनी फाइंडिंग्स में लिखा है, चूंकि मस्जिदों में जो भगवान की मूर्ति, देवी देवताओं की मूर्ति या मानव की मूर्ति नहीं रहती है, इसलिए उन्हें चिजल्ड आउट किया। ये देखिए चिजल्ड आउट, उनको यहां से खरोचने की कोशिश की गई है जगह जगह। राजा भोज को माना जाता है ज्योतिष के बहुत प्रकांड विद्वान थे और ये यूनिवर्सिटी थी, संस्कृत की यूनिवर्सिटी थी, नालंदा से बड़ी यूनिवर्सिटी और उनके बराबर यूनिवर्सिटी मानी जाती थी। और चूंकि ज्योतिष के जानकार थे, यहाँ पे आपको ये काल्पसर योग का जो पूरा मंत्र है ये स्थापित यहाँ पे दिखाई देगा तस्वीरों में। ये एक्सक्लूसिवली एएसआई की फाइंडिंग से साफ हुआ। और ये जो भाषा है अगर आप देखेंगे तो ये प्राकृत या पाली से मिली जुली भाषा है। इन 104 खंभों की मैं यहाँ पर आपको बात कर रहा था, चारों तरफ आपको वो 104 खंभे और 92 से ज्यादा मूर्तियां मिलेंगी। अब आपको मैं तस्वीरों में दिखा रहा हूं जिन चूंकि वैज्ञानिक सर्वे के आधार पर ये पूरा का पूरा फैसला आया है। ये सामने सरस्वती मां का कुंड था, यहाँ पर पूजा होती थी। और अब आपको जो तस्वीरें यहाँ पर मैं दिखाने जा रहा हूं, इस कुंड में जो 4 पिलर्स जो लगे हुए थे, जिनको तोड़ के लगाया गया, एएसआई की फाइंडिंग्स और जांच में जो साफ दिखाई दिया वो ये पिलर्स रही है। ऐतिहासिक रूप से बेहद बड़ी जो रिसर्च रही है जो 98 दिनों तक चली एएसआई की, ये आप तस्वीरों में देखेंगे। बीच में अगर आपको मेरे कैमरामैन प्रदीप दिखाएंगे तो ये यहाँ पर शंकर जी की बैठी हुई मूर्ति है। इन 4 पिलर्स को जो यहाँ यज्ञशाला में थे उन्हें खंडित किया गया। और आप तमाम पिलर्स में देखिएगा, इन तमाम पिलर्स में आपको यहाँ देवी देवताओं की मूर्तियां
दिखाई दे रही हैं। कहीं भी देखिए आप, यहाँ पर ब्रह्मा की मूर्ति है, यहाँ पर नरसिंह की मूर्ति है। ये आप फिर पिलर का एक हिस्सा है जिसे खंडित किया गया था। ये फाइंडिंग्स में साफ तौर पर नजर आया। यहाँ पर अगली मैं आपको दिखाऊंगा जहां से स्थापित होता रहा है कि दरअसल ये पूरी तरीके से 1035 में बना हुआ एक बड़ी यूनिवर्सिटी थी। ज्ञान, विज्ञान, भूगोल तमाम विषय पढ़ाए जाते थे। ये हिस्सा अगर आप देखेंगे तो ये द्वारपाल बने हुए, हर मंदिर के प्रवेश द्वार से पहले द्वारपाल की तस्वीरें रहती थी। इन्हें भी चिजल्ड आउट किया गया है, खंडित किया गया है। ये देखिए, ये मूर्ति और ये यहाँ पर ये दो बनी हुई हैं, ये द्वारपाल की है। शंख आपको छोटा सा दिखाई देगा जो साफ तौर पर मंदिरों की निशानी है। और सबसे बड़े सबूतों में से एक, चूंकि ये संस्कृत की बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी थी, मां सरस्वती वाग्देवी का मंदिर था, इसलिए जिस पारिजात मंजरी शिलालेख का एएसआई ने अपनी फाइंडिंग्स और सर्वे में लिखा है कि पारिजात मंजरी जो 11वीं शताब्दी के आसपास जो लिखा गया प्रमुख नाट्य है और जिसको लिखा था मदन गुरु ने, जो उस समय के परमारकालीन राजा हैं, उनके गुरु थे। यहाँ पर मैं आपको तस्वीरों में दिखाऊंगा, ये वो पारिजात मंजरी का शिलालेख है। ये ऐतिहासिक फाइंडिंग थी। और आपको मेरे कैमरामैन अगर दिखाएं, ओम नमः शिवाय, ये साफ तौर पर अंकित है, पाली या प्राकृत भाषा में है। और जैसे अब हिंदी में, देवनागरी में हर वाक्य के बाद एक फुल स्टॉप का प्रयोग होता है, तो आप ये देखेंगे तो हर वाक्य के बाद फुल स्टॉप के रूप में गणेश जी छोटे छोटे यहाँ पर आपको गणेश जी बने हुए दिखाई देंगे। ये पारिजात मंजरी माना जाता है कि 10वीं शताब्दी से 11वीं शताब्दी के बीच में जो परमारकालीन राजा थे, राजा भोज के जो आगे के जो उनके राजा थे, उनके गुरु ने लिखा है। यहां पर अगर आप देखेंगे तो इसी प्राकृत भाषा में यहां ओम सरस्वती नमः ये लिखा हुआ है यहां पर। और यहां अगर आप देखेंगे ऐसे ही शिलालेख जो प्राकृत भाषा में लिखे हुए जगह जगह इस पूरे परिसर में माने गए। एएसआई की महत्वपूर्ण फाइंडिंग्स में से एक ये रहा है, ये चिजल्ड आउट किया गया है, इसको पूरी तरीके से तोड़ दिया गया है। दरअसल यहां पर मां वाग्देवी की मूर्ति बताई जा रही है। यानी इन्हीं निष्कर्षों के आधार पर जो है वो एएसआई के इन निष्कर्षों के आधार पर अयोध्या मॉडल को मानते हुए हाईकोर्ट ने ये डिसीजन दिया है। आपको जगह जगह ये खंबे और पिलर्स दिखाई देंगे। साफ तौर पर हाईकोर्ट ने ये कहा है कि जो स्थापत्य कला है दरअसल वो परमारकालीन साफ तौर पर दिखाई दे रही है। आप चारों तरफ देखेंगे इस तरीके के पिलर्स, और मस्जिद में इस तरीके से कारीगरी नहीं होती। सबसे बड़ा एक और मंदिर का होने का जो सबूत जो एएसआई ने पता लगाया था, वैज्ञानिक सर्वे है, ये पूरी तरीके से उत्खनन है, वैज्ञानिक सर्वे है, उनकी फाइंडिंग्स है, कार्बन डेटिंग है, तमाम चीजों के जरिए किया गया। यहां पर आप देखेंगे ये पूरी खाली जगह नजर आ रही है, लेकिन इन जगहों पर बाकायदा घंटियां बनी हुई थी। ये तस्वीरें जो है ये देखिएगा, ये आपको हर मंदिर में जिस तरीके से घंटियां रहती है, ये एक घंटी का आपको दृश्य दिखाई दे रहा है, लेकिन बाकी कहीं भी आपको इस तरीके से घंटियां नहीं दिखाई देंगी। साफ तौर पर इन तमाम चीजों के चलते जो है 2003 का जो आदेश है एएसआई का, जिसमें नमाज की अनुमति भी दी गई थी और हिंदुओं को पूजा करने की अनुमति, उसे क्वैश किया गया है। आप हर खंबे में देखिए इस तरीके से जो 104 खंबे जो हैं उनमें हर खंबे में कहीं ना कहीं जो उस जमाने की परमारकालीन जो स्थापत्य कला थी उसका नमूना है। मंदिर में किस तरीके से बनाया गया देवी देवताओं के हैं फोटो। ये शंख छोटे छोटे आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। हर तरफ अगर आपको कहें तो इसी तरीके का जो तस्वीरें हैं और वो सब चीज आपको यहीं पर मिली है। आप ये इस जगह पर बड़ी मात्रा में संस्कृत सीखने, तमाम जो ज्ञान विज्ञान की चीजें सीखने देश विदेश से आया करते थे, और इसीलिए इसे बड़ी ज्ञान की जो ये यूनिवर्सिटी कहा जाता था। अब एक और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की जो फाइंडिंग्स में ये आप खिड़की देखिए, उस जमाने में किस तरीके से इस खिड़की को बनाया गया था। और बीच में अगर आप यहां पर आपको देखें तो ये गणेश जी की खंडित मूर्ति बताई जाती है। पूरी तरीके से इसे खंडित कर दिया गया। ऐसे ही एक दूसरा ये जो खिड़की है उसको भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा जी। ये इसे भी यहाँ पर ये शंकर जी की बनी हुई ये मूर्ति है, इसे पूरी तरीके से खंडित किया गया है।
अनुराग, यहाँ आपने पर बहुत ही बताया जाता है कि विस्तार गणेश जी से की हमें मूर्ति थी, इस पूरे इसे भी- परिसर के बारे में बताया। आपने बताया कि किस तरह से यहाँ पर भगवान की मूर्तियां उकीरी गई हैं, नजर आ रही हैं, जो खंबे लगे हैं, अलग अलग खंभों में भगवान की मूर्तियां देख सकते हैं। इसके अलावा आपने शिलालेख दिखाया, आपने पारिजात मंजरी का भी हमें जिक्र किया, हमें दिखाया। तो कुल मिलाकर जो दर्शक भी देख रहे हैं इस बात को तो अच्छी तरह और भाली बातें समझ रहे हैं कि ये मंदिर ही है, इस जो बात कोर्ट से की गई है। लेकिन जो लोग वहां पर मौजूद हैं उनसे जरा बात कीजिएगा, उनके लिए तो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है आज का दिन, और साथ ही साथ जो ये निर्णय आया है कोर्ट का। लेकिन दूसरी तरफ से जो दूसरा पक्ष है वो तो ये भी कह रहा है ना कि हम आगे सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। तो ऐसे में बहुत क्या आराम से बैठ सकते हैं, या फिर आगे की एक जो लड़ाई शुरू हो सकती है उसके लिए भी तैयारी करेंगे? सर, इंडिया टीवी से बातचीत में साफ तौर पर जो शहर काजी हैं उन्होंने कहा कि एएसआई की जो रिपोर्ट है उस पर उन्हें बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, प्लांटेड चीजें हैं ये तमाम चीजें, और इसलिए वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। ये लोग दिखाई दे रहे हैं आपको जिन्होंने लंबा संघर्ष किया है इस पूरे अपनी राजा भोज इस मंदिर को कमाल मौला मस्जिद से मां सरस्वती का मंदिर स्थापित करने में। सर, जो काजी साहब हैं, मुस्लिम समाज है, वो तो हाई कोर्ट जाएगा, ये तो सब प्लांटेड है। बात सुनो, काजी साहब का प्रतिनिधि भी इत्यादि सर्वे में यहाँ रिया है, सब चीज उसने आंखों से देखी है। आपका कहना जो 98 दिनों सर्वे हुआ, उनका भतीजा था अब्दुल समद, वो था उस सर्वे के दौरान। सर्वे के दौरान पूरा रिया 98 दिन गोपाल जी हमारी तरफ से थे और उनकी तरफ से वो था, और सारे सर्वे में देखा कि उसको उसके आपत्ति थी तो उसी टाइम जाना था उसने। वो मानता है कि अंदर जो बाबा की मजार है वो उसके नीचे तलगर है, उसके अंदर पूरा राम जी का राम दरबार बना हुआ है, शंकर भगवान बने हुए, हनुमान जी बने हुए। तलगर के ऊपर मजार कैसी होगी? ये मजार तो अहमदाबाद की है, कमाल मौलाना अहमदाबाद में उन्होंने अपना शरीर छोड़ा था, उनकी मजार वहां बनी हुई, वहां से एक ईंट ला के रख दी इनने। वो मजार था। कल शुक्रवार था, एएसआई का जो 2003 का आदेश था उसके तहत उन्हें जुमे की नमाज पढ़ने की अनुमति मिली थी 1 बजे से 3 बजे तक, लेकिन 2003 के फैसले को अब सुप्रीम कोर्ट ने क्वैश कर दिया है। तो अब यहाँ नमाज होगी? अब नमाज नहीं होगी, यहाँ सिर्फ पूजा अर्चना होगी, हर प्रतिदिन पूजा अर्चना होगी, क्योंकि माँ का मंदिर है। हाई कोर्ट ने निर्देश दिया है कि माँ का मंदिर है, एएसआई हिंदू समाज को सुपुर्द करे। हाँ, आप संरक्षक रहे इस लड़ाई के, भोजशाला उसके, कैसा ये इतना लंबा समय बीता, कितना संघर्ष करना पड़ा, कितने लोगों को इसमें दिक्कत हुई, अगर ये बताएं। भाई ये संघर्ष लंबा चला है, 6.5 साल चल रहा है। 1952 में समिति बनी और समिति जब से संघर्ष कर रही कि माँ को लंदन से लाना, हमेशा आह्वान होता था कि माँ को लंदन से लाएंगे और यहाँ विराजित करेंगे। 2003 के बाद ये संघर्ष लंबा चला। जब दिल्ली सरकार ने प्रतिबंध लगाया तो हिंदू समाज ने अपने बल पे ताले खुलवाए हैं और हिंदू समाज मंगलवार आने लगा है, पसंद बनी है और हमेशा संघर्ष चला। अब संघर्ष नहीं, अभी तक हमारा सत्याग्रह होता था, अब माँ की आरती पूजा होगी। अब माँ की आरती होगी और आरती शुरू भी हो गई है। यहाँ पर सिर्फ मंगलवार के दिन यहाँ पूजा अर्चना होती थी, लेकिन यहाँ तस्वीरें अब आपको मैं दिखाऊंगा, बाकायदा यहाँ पूजा शुरू हो चुकी है। जिस जगह को आप देख रहे हैं यहाँ पर माँ वाग्देवी यानी सरस्वती की देवी विराजा करती थी। सरस्वती का मंदिर इसीलिए कहा जाता है, ये बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी थी, नालंदा के बराबर इसकी ख्याति थी। यहाँ पर न केवल संस्कृत सीखने तमाम देश विदेश से छात्र आया करते थे, बल्कि महान कवि कालिदास हो, भवभूति हो, माघ हो, उन्होंने भी इसी जगह पर अध्ययन किया है। और अब एक स्वरूप अलग नजर आ रहा है। और मैं आपको बता दूं, यहाँ पर ये माँ वाग्देवी का मंदिर था, लेकिन अगर आप ये देखें तो ये सिंहासन यहाँ पर बना दिया गया था 1301 में, जब अलाउद्दीन खिलजी ने मालवा पर अटैक कर जो राजा थे यहाँ के, उन्हें परमारों के जो राजा थे उनको गद्दी से हटाया। उसके बाद से 1301 में ये स्थापित किया गया। 1301 के बाद 1401 के आसपास दिलावर खान ने इस पूरी जगह को तोड़फोड़ शुरू की। 1456 में जो महमूद जो खिलजी था प्रथम, उसने इस हिस्से में मस्जिद बनवाई। उसके बाद 1515 में जो महमूद खिलजी द्वितीय, उन्होंने इसको पूरा ये रूप दिया। इस तरीके से सिंहासन बना दिया गया था। और आप देखें कि यहाँ पर अभी भी आपको उर्दू में लिखी हुई चीजें वो दिखेंगी, लेकिन अब चूंकि इनको इस तरीके से उन्होंने आसन बनाया था, सिंहासन बनाया था। एक चीज जो वहां पर लोग मौजूद हैं उनसे भी बताए, पूछिएगा। हम जानना ये चाह रहे हैं कि क्या अब यहाँ पर माँ की मूर्ति की भी स्थापना होगी? जैसा कि आप बता रहे थे कि जो मूर्ति है वो ब्रिटेन ले जाया गया था, क्या उसको वापस लाने की कोशिश होगी या फिर नए मूर्ति की स्थापना की जाएगी? कोर्ट ऑर्डर साफ तौर पर दिया एएसआई और इंडियन गवर्नमेंट को कि मां वाग्देवी की जो मूर्ति
उसे लंदन से लाने के लिए कोशिश की जाएगी। दूसरा, ये जो पूरा प्रमाइसेस है, अभी तक एएसआई के अधीन था, नमाज भी होती थी, लेकिन अब नए आदेश के तहत इस मंदिर में वो पूरी जो गतिविधियां हैं वो कैसे हों हिंदुओं के लिए, उस पर भी बात करने को कहा। हम बात भी कर लेते हैं। यहाँ अभी तो आपने प्रतीकात्मक रूप से फूल मालाएं लगाकर ये पूजा कर रहे हैं, अभी कैसे होगी जब तक लंदन से माँ वाग्देवी की नहीं आती बहन? अभी देखो आगे से घोषणा होगी क्या होती है उस हिसाब से, है ना। तो आप लोग शुरू से पूजा करते हैं ऐसे ही? जी बिल्कुल, शुरू से ऐसे ही पूजा करते भावुक हैं। क्यों हो रही हैं? आंसू क्यों आ रहे हैं? बस भावुक होने जैसे क्षण याद आ गए, कुछ जो हमारे हिंदू वीरों के साथ जातियां हुई थी, वो ये चीज देखने के लिए तरसते हुए चले गए, और कई जो हैं वो सामने ही नहीं आए, इसलिए वो चीजें याद आ गई। हाँ जी जी। तो अब कैसे आप करेंगी? आप रो रहे हैं बिल्कुल। नहीं बिल्कुल, मैं बता नहीं सकती कि ये पल न्यायाधीश ने हमें जो दिया है वो शायद अगली पीढ़ी इसको जिएगी, खैर हम रहे ना रहे, भोजशाला अमर रहेगी। भोजशाला में रहेगी। तो अभी तो माँ वाग्देवी की जब तक मूर्ति नहीं आ रही, हर मंगलवार को एक प्रतीकात्मक आप अर्चना वैसे ही होगी, क्योंकि माँ का शरीर लंदन में है, आत्मा यही थी, और उन्हीं की शक्ति थी जो हम इस आंदोलन को लड़ पाए, जी पाए, और हम आगे इसको बढ़ा पाए। ये कितना लंबा आपका संघर्ष चला? अगर 40 वर्षों से ये चल रहा था, और उससे पहले तो थे हिंदू समाज पीड़ित था ही, लेकिन हाँ मुझे यहाँ 20 वर्ष हो गए अच्छा इस तो प्रांगण में सेवा देते। 2003 के बाद विवाद हुआ, 2006 में जब बसंत पंचमी और जुमे की नमाज एक साथ अता हुई, फिर 2013 और 16, इन तीनों समय 2006, 2013, 16 में किस तरीके का माहौल रहा? आप लोगों को क्या दिक्कतें उठानी पड़ी? बहुत दिक्कत उठानी पड़ी। उन लोगों की एक छोटी सी हट के कारण पूरा हिंदू समाज पीड़ित हुआ, लाठीचार्ज में रहा, कई प्रकार से महिलाओं ने आंदोलन करा, जेल भरो आंदोलन करा, कई धरनों पे बैठी, कई के घर परिवार सील रहे, कई के घर के बंधु हॉस्पिटलों में भर्ती रहे, कई जेल में रहे, कई खेतों में रहे, कई घरों से दूर रहे, और कई महीनों तक अपने घर तक पहुंच भी नहीं पाए थे। उस पीड़ा से गुजरे हैं, तब जाकर कहीं आज ये दिन हमें देखने को प्राप्त हुआ। कैसा लग रहा है यहाँ, जहाँ पर कभी माँ वाग्देवी 1035 में जब राजा भोज है कि ये प्रांगण माँ वाग्देवी का सूना नहीं रहेगा, ये गर्भगृह सूना नहीं रहेगा, माँ यहाँ बैठेगी, माँ यहाँ बैठेगी, माँ बैठेगी। उत्साह आपको दिखाई दे रहा है धीरे धीरे करके, सकल हिंदू समाज जो है वो यहाँ पर इकट्ठा, और आप लोग दर्शन करने आए? दर्शन करना है बिल्कुल। तो भावुक दिखाई दे रहे थे आप सब लोग, मुझे यहाँ चुपचाप बैठे हुए। अरे यार, हमारी इतने सालों की लड़ाई, इतने पूर्वजों की लड़ाई है, जो आज हम जीते हैं, हाई कोर्ट से हम जो न्याय मिला हमें, वो सराहनीय है। पूर्वजों मतलब आपके फादर लोग भी यहाँ? जी, अशोक दीजन मेरे पिताजी हैं, जिनकी 40 साल की संघर्ष यात्रा रही है ये, जिन्होंने लाठियां भी खाई है और कई यातनाएं झेली है, रासुका लगी है 3 जनों पे, 3 जन अपने शहीद हुए थे। अच्छा अच्छा, क्या बोले? हम अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानते हैं कि इस पीढ़ी में हमको ये देखने को मिल रहा है। हम सौभाग्यशाली हैं और वैभवशाली इतिहास को पुनः स्मरण करने का हमको मौका मिला है। क्या भाव आप लेके आए हैं? बड़ी खुशी का समय हैगा, बड़ा अच्छा लग रहा है कि हमारे समय में हमने ये भोजशाला मुक्ति का आंदोलन देख लिया है। बहुत बहुत खुशी है, सारे हिंदू समाज में बहुत खुशी का माहौल है। तो ये युवा वर्ग है, 2 तस्वीरें हैं, एक ये अशोक जैन हैं जिन्होंने 40 साल इसमें दिए, और उनके ये सुपुत्र हैं यहाँ पर। इन्होंने संघर्ष करते हुए, इन्हें उम्मीद भी नहीं थी कि माँ वाग्देवी का मंदिर ये कहलाएगा। अच्छा अनुराग, ये पीढ़ी क्योंकि यहाँ पर एक पीढ़ी यहाँ पर मौजूद है जिसने इस संघर्ष को कुछ सालों तक देखा, लेकिन कई सदियों से, मुझे लगता है कि सैकड़ों सालों से, जब से मुझे लगता है कि यहाँ पर मंदिर की जगह शायद मस्जिद की स्थापना हुई होगी, तब से तो वहाँ पर जो सनातन से जुड़े हुए लोग हैं लगातार संघर्ष कर रहे थे। आज जो कोर्ट का फैसला आया है आज के वक्त में, ये तो पहले भी इतना ही सत्य था, तो सत्य आज जाके लोगों के सामने आया ना, ऐसा तो नहीं ये सत्य नहीं दिख रहा था। तो जो यहाँ समाज के लोग हैं उनको इस बात को लेकर क्या मन में सोच है कि इतने सालों तक उस सत्य को कोई क्यों नहीं देख पाया जो यहाँ पर था? जी जी जी, मैं दोनों पीढ़ियों से यहाँ पे पूछ लेता हूँ, दोनों पीढ़ियां। एक सवाल ये आता है, ये तो सत्य अब उद्घाटित अब हुआ है कोर्ट के आदेश के बाद कि ये माँ सरस्वती का मंदिर था, लेकिन एक बड़ा सवाल ये होता है कि अब मन में कैसा आ रहा है कि लोगों के मन में क्या लगता होगा कि ये था या नहीं, अब क्या प्रतीत हो रहा होगा?
भाई माँ का मंदिर, धार की जनता को तो विश्वास था कि माँ का मंदिर है, इसीलिए मंगलवार पूजा अर्चना करना आती थी बिना मूर्ति के भी, और सूर्योदय से सूर्य तक हर पूजा चलती थी। बसंत पंचमी आती थी, धार की माता बहनें सब काम छोड़कर पहले दर्शन करने आती थी। हजारों की संख्या में बसंत पंचमी के दर्शन होते थे। तो ये तो सबको मालूम था मंदिर है, पर आक्रांता के कारण उनको दुख होता था। पर कल जो हाईकोर्ट का निर्देश आया कि हिंदू समाज के लिए माँ सरस्वती का मंदिर पूर्ण रूप से खोला गया है और हिंदू समाज जब जाके पूजा अर्चना कर सकता है, तो बड़ी खुशी की बात है। ये तो सभी जानते हैं। क्या बोलेंगे आप? बाहर के लोग मानते थे ये मंदिर है? जी बिल्कुल, यहाँ पे 1 लाख की संख्या भी इकट्ठी हुई है। एक आंदोलन हुआ था जो हिंदू संगम के रूप में एक आंदोलन हुआ था, जिसमें 1 लाख की संख्या भी यहाँ एकत्रित हुई थी। और यहाँ पे 70 से 75 हजार लोगों जो बसंत पंचमी के दिन पूजा अर्चना करने आते हैं। माँ का मंदिर है और मंदिर सिद्ध हुआ है, हमारी विजय हुई है। विजय हुई है, यही भाव आप। अनुराग, एक और जो भाव यहाँ पर समझ में आ रहा है कि आखिरकार जो पिछले दौर के सरकारें रही होंगी या प्रशासन रहा होगा, कई दौर निकल गए, तो ऐसे में ये उदासीनता क्यों थी सनातन संस्कृति के प्रति? जब ये सत्य यहीं पर ही था, सबको पता था, तो फिर उदासीनता क्यों रही? क्यों इसको पहले नहीं घोषित किया गया अपने से? देखिए, इसमें हिंदू संगठनों की बात करें या राजनीतिक दलों के परिप्रेक्ष्य में बात करें, भाजपा ये अक्सर कहते आई है, चूंकि यहाँ पर जो पूर्ववर्ती सरकारें थी, तुष्टीकरण की नीति इतनी ज्यादा हावी थी कि स्थापित था कि 1901 के बाद से यहाँ पर लगातार पूजा होती आई। 1930 के आसपास इस जगह को, जो धार रियासत के जो राजा थे, नमाज की जगह यहाँ एक रहमत मस्जिद करके जगह है जहाँ पर नमाज की जगह दी गई थी। बावजूद उसके ये आंदोलन चलता रहा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का ये कहना रहा है कि तुष्टीकरण की नीति लगातार फॉलो की जाती रही, 98 तक की जाती रही, विवाद होते रहे और 2003 में चरम पर पहुंची, यहाँ पर विवाद भी हुआ। और 2003 में जिसके चलते 1951 से संरक्षित एएसआई द्वारा था, 2003 में इस पर जो है एक नियम बनाया गया कि हर मंगलवार को सुबह से शाम तक जो है वो सुबह से शाम तक जो है वो हिंदू समाज सूर्योदय से सूर्यास्त तक पूजा कर सकता है और हर शुक्रवार को 1 बजे से 3 बजे तक नमाज पढ़ सकता है। यहीं पर दिक्कत होना शुरू हुई। लगातार जो हिंदू संगठन थे, पार्टीज थी, कि जब शुरू से यहाँ पर पूजा अर्चना होती आई, 1035 से स्थापत्य साबित था कि यह मंदिर है। 1301 के बाद 1500 तक आक्रांताओं ने इस पर किया, लेकिन 1875 की जानकारी थी कि लॉर्ड किनकेड ने यहीं से मां वाग्देवी की जो मूर्ति उसे लंदन पहुंचाया। 1901 में यहाँ पर जो शिक्षा मंत्री थे, यहाँ पे मेरे विचार से मुझे जो लगता है धार रियासत के, उन्होंने भी इसको मंदिर ही माना था। फिर इतना लंबा वक्त क्यों लगा? हिंदू संगठन यही कहता है तुष्टीकरण की नीति थी, जिसके चलते हिंदुओं की भावनाओं के साथ लगातार कुठाराघात किया जाता रहा। और कुठाराघात हर उस दिन किया जाता रहा जब जुमा और वसंत पंचमी एक साथ पड़ी। ऐसा हुआ 2006 में, 2013 में और 2016 में, जब वसंत पंचमी और जुमा एक साथ पड़ा। यहाँ संघर्ष हुआ, आपसी टकराव हुआ और विवाद बहुत ज्यादा हुआ। जिसके बाद 2026 की शुरुआत में जब ऐसा ही मौका आया तो सुप्रीम कोर्ट के विशेष नियमों के बाद यहाँ पर न केवल जो एक हिस्सा है वहां पर मुस्लिमों ने नमाज भी पढ़ी और यहाँ पर वसंत पंचमी की आराधना, मां वाग्देवी की आराधना का मौका भी मिला। तो अब हिंदू संगठनों बिल्कुल अनुराग, और कोर्ट का जब फैसला आया तो तुष्टीकरण की जो नीति चल रही थी उसे भी एक करारा तमाचा लगा। बहुत शुक्रिया आपका इन तस्वीरों को विस्तार से हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए और वहां के लोगों की बात देश के लोगों को बताने के लिए। बंगाल में धार्मिक स्थलों पर लगे लाउडस्पीकर की आवाज कम करने को लेकर जबरदस्त बवाल का दौर जारी है। उपद्रवियों ने पुलिस पार्टी पर हमला कर दिया। पश्चिम बंगाल के आसनसोल जिले में धार्मिक स्थलों पर लगे लाउडस्पीकर पर आवाज कम करने को लेकर दरअसल विवाद में समुदाय विशेष के लोगों की भीड़ ने पुलिस चौकी के सामने ही हंगामा कर दिया। हंगामे की तस्वीरें आप देख रहे हैं। उपद्रवी पुलिस चौकी के सामने पथराव कर रहे हैं, पुलिस वालों पर भी पथराव कर रहे हैं, जिसमें कई पुलिसकर्मियों के घायल होने की जानकारी है। उपद्रवियों ने पुलिस चौकी में इस दौरान जमकर तोड़फोड़ की, उत्पात मचाया और इतना ही नहीं, उपद्रवियों ने पुलिस चौकी के बाहर खड़ी गाड़ियों तक को नुकसान पहुंचा दिया। रात की ये तस्वीरें, यहाँ अंधेरा और उसी दौरान इस अंधेरे का फायदा उठाते हुए उपद्रवी यहाँ पहुंचे, पुलिस चौकी में तोड़फोड़ की, गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया, पुलिस वालों पर हमला किया।
उसके बाद उपद्रवियों को खदेड़ने के लिए अतिरिक्त सुरक्षा बल को मौके पर बुलाया गया, तब जाकर हालात काबू किए जा सके। इलाके में तनाव को देखते हुए फिलहाल वहां पर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। लेकिन ये तस्वीरें आप देखिए, रात के अंधेरे का फायदा उठाकर उपद्रवी यहां पहुंचे। इसमें सिर्फ बड़े ही नहीं बल्कि बच्चे भी शामिल हैं। तस्वीरों में कुछ बच्चे भी साफ तौर पर नजर आ रहे हैं, जो पुलिस थाने के बाहर पहुंचकर, चौकी के बाहर पहुंचकर हंगामा करने लगे। उसके बाद हंगामा इतना बढ़ गया कि इन्होंने पथराव शुरू कर दिया। पथराव सिर्फ पुलिस चौकी पर ही नहीं बल्कि पुलिस वालों पर भी किया गया और चौकी के सामने जो गाड़ियां खड़ी थी उनमें जमकर तोड़फोड़ की गई। और ये सब कुछ हुआ रात को, रात के अंधेरे का फायदा उठाकर। देखिए किस तरह से यहां पर हमला हो रहा था। हालांकि जो पुलिसकर्मी हैं वो लगातार इस हमले को रोकने की कोशिश कर रहे थे। टीयर गैस के गोलों का इस्तेमाल उपद्रवियों पर पुलिस की तरफ से किया गया। और पश्चिम बंगाल में चुनाव में ममता की हार के बाद टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी की मुश्किलें बढ़ गई हैं, क्योंकि प्रचार के दौरान उन्होंने जो भड़काऊ बयान दिए थे उसी के मद्देनजर एफआईआर दर्ज की गई है। अभिषेक बनर्जी पर गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में एफआईआर की गई है। इसके अलावा पूरे चुनाव प्रचार के दौरान कई सभाओं और भाषणों में भड़काने वाली भाषा का इस्तेमाल करने का भी आरोप बनर्जी पर लगा है। अभिषेक बनर्जी के खिलाफ शिकायत करने वाले सोशल एक्टिविस्ट राजीव सरकार ने पुलिस को सोशल मीडिया के कई लिंक शेयर किए, जिसमें अभिषेक बनर्जी का बीजेपी कार्यकर्ताओं को धमकी देते हुए भाषण सुना जा सकता है। अब इसी एफआईआर के बाद टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी की मुश्किलें बढ़नी तय मानी जा रही हैं। एफआईआर की कॉपी भी इस वक्त इंडिया टीवी की स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। और टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी के अलावा उनकी पार्टी के कुछ और नेताओं की मुश्किलें भी बढ़ गई हैं। दुर्गापुर नगर निगम के वार्ड नंबर 32 के पूर्व तृणमूल पार्षद मानस राय को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। कुछ दिन पहले मानस राय ने अपने फेसबुक प्रोफाइल पर एक विवादित पोस्ट किया था, जिसके बाद उनके खिलाफ धोखाधड़ी, जबरन वसूली के आरोप लगे थे। उधर पूर्व बर्धमान के जमालपुर इलाके के तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष आजाद रहमान को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोप है कि वोटिंग के बाद हुई हिंसा और जान से मारने की धमकी देने के मामले में उनके खिलाफ शिकायत दर्ज की गई। वहीं मुर्शिदाबाद के नवग्राम में तृणमूल कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष मोहम्मद एनायतुल्लाह की गिरफ्तारी को लेकर भी राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का बाजार इस वक्त गर्म है। और विदेश दौरे पर गए प्रधानमंत्री मोदी यूएई के बाद अब नीदरलैंड्स पहुंचे हैं, जहां पर उनका जोरदार स्वागत किया गया है। होटल में बड़ी संख्या में भारतीय समुदाय के लोग उन्हें मिलने के लिए पहुंचे हैं। एम्स्टरडैम में प्रधानमंत्री मोदी जैसे ही पहुंचे, उनका जोरदार स्वागत किया गया। यह दौरा भारत और नीदरलैंड्स के बीच द्विपक्षीय संबंध मजबूत करने के लिहाज से काफी अहम माना जा रहा है। इस यात्रा में व्यापार, टेक्नोलॉजी, सेमीकंडक्टर, वाटर मैनेजमेंट, ग्रीन एनर्जी और रक्षा सहयोग जैसे कई बड़े मुद्दों पर बातचीत होगी। पीएम मोदी आज नीदरलैंड के राजा विलियम अलेक्जेंडर और वहां की रानी मैक्सिमा से भी मुलाकात करेंगे। इसके अलावा उनकी मुलाकात नीदरलैंड के पीएम रॉब जेटेन से भी होगी। दोनों नेता कई अहम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। आज भारतीय समुदाय को भी प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे। पीएम मोदी 17 मई तक नीदरलैंड में रहेंगे और उसके बाद अन्य नॉर्डिक कंट्रियों का दौरा करेंगे। इस वक्त की एक बड़ी खबर, पेट्रोल और डीजल के बढ़े हुए दामों को लेकर आक्रोश है। जीआईजी वर्कर्स की ओर से आज भी 5 घंटे की हड़ताल है। 12 से 5 बजे तक गिग वर्कर्स अपना काम नहीं करेंगे, अपनी एप्स को बंद रखेंगे। हड़ताल से ऑनलाइन डिलीवरी अब प्रभावित होगी। इंडियन विमेन्स क्रिकेट टीम आज उज्जैन पहुंची, जहां महिला खिलाड़ियों ने बाबा महाकाल के दर्शन पूजन कर आशीर्वाद लिया। कप्तान हरमनप्रीत कौर समेत टीम की अन्य प्लेयर्स भी भस्म आरती में शामिल होकर बाबा महाकाल का आशीर्वाद लेती दिखी। भारतीय विमेन्स क्रिकेट टीम ने आने वाले अंतर्राष्ट्रीय मुकाबलों में जीत और शानदार प्रदर्शन के लिए भगवान महाकाल से प्रार्थना की। आपको बता दें कि अब जल्द ही T20 विमेन्स वर्ल्ड कप होने वाला है। कहां हमलावर ने सरेआम की महिला की हत्या, किस जगह होटल में घुसकर महिला पर हुआ हमला, कहां पिट गए पूर्व मंत्री और कौन से शहर में बीच बाजार युवक पर टूट पड़ा दबंगों का कहर। नॉनस्टॉप अंदाज में देखिए सुपर एक्शन से भरपूर खबरें। चुपके से एक शख्स आया और पॉइंट ब्लैंक रेंज से गोली मारकर भाग गया। एक बार फिर देखिए, महिला स्कूटी से उतरकर पार्क कर रही थी, तभी पीछे बाइक से आया बदमाश दबे पांव महिला के बेहद करीब पहुंचा। उसने अपने पिस्टल को तौलिए से ढक रखा था।
और बिल्कुल नजदीक से महिला के सिर में गोली मार दी। गोली लगते ही महिला नीचे गिर गई और हमलावर तेजी से अपनी बाइक की तरफ भागा और फिर मौके से फरार हो गया। सरेआम महिला को गोली मारकर हत्या का ये सीसीटीवी वीडियो हरियाणा के करनाल का है, जहां के बेहद ही पॉश एरिया सेक्टर 9 में शुक्रवार दोपहर करीब 1:15 बजे बदमाश ने दिन दहाड़े महिला को गोली मार दी। 40 साल की डिम्पल अरोड़ा बिजली निगम में बतौर क्लर्क तैनात थी। वो लंच के लिए घर आई थी, लेकिन घर के बाहर ही उन्हें गोली मार दी गई। सीसीटीवी फुटेज में हमलावर काफी देर से इलाके में रेकी करता दिखा था। गोली की आवाज सुनते ही आसपास के लोग जमा हो गए। वारदात की सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंची और मौका वारदात से सबूत इकट्ठा की। अब सीसीटीवी की मदद से हमलावर की पहचान की कोशिश की जा रही है। 1, 2, 3 और ये 4। एक शख्स अंदर घुसा और घुसते ही महिला पर ताबड़तोड़ थप्पड़ बरसाने लगा। महिला पर हमले का ये सीसीटीवी वीडियो दिल्ली के करीब गाजियाबाद के एक होटल का है। जिस महिला के साथ मारपीट की जा रही है वो इंदिरापुरम में होटल युवराज की मैनेजर है। आरोप है कि आरोपी ने महिला मैनेजर के साथ छेड़खानी की थी और फिर जान से मारने की धमकी दी थी। मैनेजर ने इसका विरोध किया तो आरोपी ने उनके साथ मारपीट कर दी और फिर मौके से फरार हो गया। अब महिला की शिकायत के बाद पुलिस फरार आरोपी की तलाश में जुटी है। एक युवक पर बीच बाजार में बदमाश ने हमला कर दिया और इतनी तेजी से थप्पड़ बरसाने लगा कि युवक को बचने का मौका तक नहीं मिला। इसी बीच दूसरा बदमाश भी आधमका। उसने भी युवक की पिटाई शुरू कर दी। दोनों बदमाश इस युवक की बुरी तरह पिटाई कर ही रहे थे कि तीसरे बदमाश की भी एंट्री हो गई, जिसके बाद तीनों बदमाशों ने मिलकर युवक को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। ये तीनों युवक की पिटाई कर रहे थे और वहां मौजूद भीड़ तमाशाई बनी रही, वीडियो बनाती रही। पैसे के विवाद को लेकर युवक की पिटाई का ये मामला यूपी के बुलंदशहर के खुर्जा का है। पैसे के विवाद पर शुरू हुई कहासुनी मारपीट तक पहुंच गई, जिसके बाद बीच बाजार में आरोपियों ने युवक पर लात घूंसों से हमला कर दिया। मारपीट का ये पूरा मामला पास की एक दुकान पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। वहीं पीड़ित की शिकायत पर एक्शन में आई पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कार्रवाई शुरू की। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और जबकि तीसरे आरोपी की तलाश हो रही है। व्यस्त बाजार में बाइक सवार अपराधियों ने एक फर्नीचर मॉल को निशाना बनाकर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। बदमाशों ने 2 पिस्तौल से धनाधन 6 राउंड गोलियां चलाई। मुंबई से सटे पुणे के रावेत इलाके में हुई फायरिंग की इस वारदात के बाद दहशत का माहौल है। वारदात के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने इलाके को कवर कर दिया और सीसीटीवी फुटेज के जरिए हमलावरों की तलाश की जा रही है। गनीमत ये रही कि फायरिंग में किसी को गोली नहीं लगी, केवल प्रॉपर्टी को ही थोड़ा बहुत नुकसान पहुंचा है। फायरिंग पुणे के व्यस्त इलाके में हुई थी तो क्राइम ब्रांच और जोन 2 के सीनियर अफसरों के साथ भारी पुलिस बल भी मौके पर पहुंचा। अब तक की जांच में 5 से 6 राउंड फायरिंग की बात सामने आई है। फॉरेंसिक टीम सबूत जुटा रही है और इलाके के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। 2 पक्षों में गर्मा गर्म बहस हो रही थी, गाली गलौज भी हो रही थी। तभी अचानक से बुजुर्ग ने अपने डंडे से सामने वाले पर हमला कर दिया। एक पक्ष ने हमला किया तो दूसरा पक्ष कहां शांत रहने वाला था। दूसरे पक्ष की तरफ से पहले डंडे से जवाबी वार किया गया और फिर पास रखे ईंट के ढेर से ईंट उठाकर सामने वालों पर हमला शुरू हो गया। एक शख्स ने बुजुर्ग पर ईंट से ऐसा वार किया कि वो घायल हो गए। इसके बाद उनके साथ वाले शख्स ने दूसरे पक्ष पर जोरदार पलटवार कर दिया। काफी देर तक दोनों तरफ से ईंट और लाठी से वार पलटवार होता रहा, जिसमें बुजुर्ग शख्स बुरी तरह से जख्मी हो गए। 2 पक्षों में मारपीट की ये तस्वीर यूपी के गोरखपुर की है, जहां पूर्व मंत्री गंगा निषाद और उनके भाई के परिवार के बीच नाली को लेकर विवाद हुआ। विवाद इतना बढ़ा
कि दोनों तरफ से लाठी डंडे और ईंट चलने लगे। ईंट से हमले में पूर्व मंत्री गंगा निषाद और कुछ दूसरे लोग घायल हो गए। सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मामले में दोनों तरफ से शिकायत दर्ज कराई गई है। अब पुलिस सीसीटीवी फुटेज और पूरे मामले की जांच कर रही है। कोई थप्पड़ मार रहा है तो कोई पैर से काम चला रहा है। कौन किस पक्ष का है कहना मुश्किल है, बस जो सामने आ रहा है उसे मारने की कोशिश कर रहा है। मारपीट में महिलाएं भी शामिल हैं। दो पक्षों में फ्री स्टाइल मारपीट की वजह से खेत जंग का अखाड़ा बन चुका है। खेत में दो पक्षों में मारपीट की ये तस्वीरें महाराष्ट्र के जालना की है। मारपीट की वजह जानेंगे तो आप सिर पकड़ लेंगे। जालना की बदनापुर तहसील में ये लोग एक शादी समारोह में पहुंचे थे, लेकिन खाना परोसने को लेकर विवाद हो गया। और फिर क्या था, घराती और बाराती यानी दूल्हा और दुल्हन पक्ष में शादी से पहले मारपीट शुरू हो गई। मारपीट शादी के शामियाने में शुरू हुई, जो खेत तक जा पहुंची। इतना ही नहीं, मामला लोकल थाने तक पहुंच गया, जहां 3 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया।